Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. In economics, today we understand about the chapter number 3, organization of data for class 11th, and it is our third part. In today's video, our today's topic is the variable, statistical series, individual series and discrete series. When we're talking about the variable का सेंस नॉर्मली ऐसी चीज़ों से होता है जिनका कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होता नॉर्मली। और मीनिंग की अगर बात कर ले, आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच इज कैपेबल ऑफ being measured in numbers terms and change its value over time is called variable. फिर से इसको देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और विच इज कैपेबल, ऐसी विशेषता जिसमें क्या हो, जिसमें एक ऐसी क्षमता हो जिसको हम क्या कर सके, मेजर कर सके। किसमें? हम ऐसा कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी कंडीशन जिसको हम क्या कर सकें, मेजर कर सकें इन न्यूमेरिकल टर्म्स एंड चेंज इट्स वैल्यू ओवर द टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल। और उसकी वैल्यू को क्या कर सके, चेंज कर सके समय के बदलने के साथ। ऐसे चीज़ को क्या कहते हैं, वेरिएबल। यानी कोई भी चीज़ जो समय के हिसाब से बदलती रहती है, ठीक है, और साथ ही साथ उसको मेजर किया सकता है, वो वेरिएबल कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, वेरिएबल मीन्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज वेरीज। यहाँ साफ साफ लिखा है कि वेरिएबल का मतलब ये होता है कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्या हो, वेरीज हो, जो बदलता रहता हो। अब टाइप की अगर बात कर ले तो वेरिएबल इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल की। तो a discrete variable is one which does not assume fractional value with the range of number. ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू में एज्यूम नहीं कर सकते विद इन द रेंज ऑफ नंबर। रेंज ऑफ नंबर यानी जिस नंबर में ये होता है, जिस तरह के फॉर्मेशन में होता है, उसी नंबर में इसको हम एज्यूम कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो ये इंडिविजुअल फॉर्मेशन में मोस्ट ऑफ होता है। अदर वर्ड की अगर बात करें तो डिस्क्रीट वेरिएबल रेफर्स टू दोज वेरिएबल विच आर एग्जैक्ट और इन्फिनिट एंड डज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फ्रैक्शन। ये कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल जो होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो एग्जैक्टली या एग्जैक्ट जो होते हैं वही होते हैं, उनको हम फ्रैक्शन में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए 4, इसको हम फ्रैक्शन में नहीं ले आ सकते, ये यही है बस, ठीक है। मान लीजिए ए, यही है, ये डिस्क्रीट वैल्यूज है, ठीक है। आगे कहते हैं its value changed by finite jumps. It jumps from one value to another but does not take any intermediaries between them. तो यहाँ पे कह रहा है कि इसकी वैल्यू को हम फिनिट जंप के थ्रू, यानी कि एक वैल्यू से सीधे दूसरी वैल्यू की तरफ तो बदल सकते हैं, लेकिन बीच में कोई इंटरमीडिएटरीज नहीं होती है। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स भी है क्लास 11th में 40 स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कहता है पूरी तरह डिफिनिट है, एक सीधा सीधा वैल्यू है, उसका रिलेशनशिप सीधा है। जहाँ पे से कह रहा है जंप्स, इसमें कि वैल्यू में चेंजेस आते हैं लेकिन जंप्स, मान लीजिए 12th में 40 स्टूडेंट है, इस तरीके से। द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, मान लीजिए एक फैमिली में 12 लोग हैं, ठीक है। द रन्स रिकॉर्ड इन क्रिकेट मैच, ये इंडिविजुअल होता है नॉर्मली, अगर किसी एक की बात करता है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल की। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल में क्या होता है, एक कहते हैं कि कह लीजिए लगातार कंटिन्यूटी बनी रहती है। द कंटिन्यूअस वेरिएबल इज वन विच
take all the possible values as a fraction in the given specified range. All the possible values integral as well as a fraction in the given specified range. ये क्या होता है? एक पॉसिबल वैल्यू की बात करता है, जैसे मान लीजिए 0, 1, 2, 3, इस तरीके से ये क्या है, एक कंटिन्यूटी बनी हुई है. आगे हम देखते हैं, इन अदर वर्ड्स द कंटिन्यूअस वेरिएबल कैन टेक द एनी न्यूमेरिकल नंबर. इट मे बी integral values 1, 2, 3, 4, fractional value 1/2, 2/3, 3/4, and that value are not exist in the fractions. ये कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, लेकिन सिमिलरिटी इसमें, जैसे हाइट की बात कर लें. हाइट क्या है? सबका एक जैसा होता है ना? नहीं, सब में बदला अलग अलग हाइट्स होते हैं, लेकिन हम जो वैल्यू रख रहे हैं वो क्या है? हाइट है. वेट हो गया, टाइम हो गया, इसके साथ साथ डिस्टेंस हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं कितने? कंटिन्यूअस वेरिएबल के, यानी कि वो चीज़ जो लगातार होती रहती है. ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टैटिकल सीरीज की. तो स्टैटिकल सीरीज का सेंस क्या होता है कि द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन द डिफरेंट क्लास अकॉर्डिंग टू some logical or systematic order is known as statistical series. डेटा को अरेंज करने की बात किया जाता है, अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन डिफरेंट क्लास अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल और सिस्टमैटिक ऑर्डर. सिस्टमैटिक ऑर्डर में या लॉजिकल सिचुएशन में अगर हम डेटा को अरेंज करते हैं तो ऐसी कंडीशन कहलाती है स्टैटिकल सीरीज. इन अदर वर्ड, it refers to those data which are presented in some order or sequence. दूसरे वर्ड्स में अगर देखा जाए तो उन डेटा की बात कर रहा है जिनको हम कुछ ऑर्डर्स या सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम क्या करते हैं? स्टैटिकल सीरीज कहते हैं. तो अगर स्टैटिकल सीरीज की अगर बात की जाए तो ये नॉर्मली, जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया, अरेंजिंग द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर. ठीक है, अब बच्चों को हम क्या करते हैं? रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, इस तरीके से हम लाइन बाय लाइन क्या करते हैं? खड़ा कर देते हैं. तो ये हम क्या कर रहे हैं? उनको अरेंज कर रहा है. ठीक है, अब इसमें देखा जाए कि स्टैटिकल सीरीज में टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप के स्टैटिकल सीरीज होते हैं. तो स्टैटिकल सीरीज की अगर बात करें तो एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे. ठीक है, एक विशेषता के बेसिस पे होता है और एक उसकी वैल्यूज़ के बेसिस पे होता है. तो हम जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो टाइम सीरीज का होता है. ठीक है, स्पार्टियल सीरीज होती है और कंडीशनल होता है. जबकि हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन तो इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है और कंटिन्यूअस सीरीज होती है. मोस्ट ऑफ टाइम हम इन्हीं पे काम करते हैं. ठीक है, तो ये सीरीज होती क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स देयर इज अ 3 टाइप ऑफ स्टैटिकल सीरीज. फर्स्ट, टाइम सीरीज. इसमें टाइम के बारे में बात किया जाएगा. क्या चीज़? सच इन सच सीरीज द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ टाइम. इस सीरीज में क्या होता है? जो बेस होता है वो टाइम होता है, इंफॉर्मेशन का बेस टाइम होता है. जैसे कि अगर हम बात करें पॉपुलेशन इन इंडिया, तो आपको पता है 2011 में कैलकुलेशन किया गया था, सेंसस हुआ था. तो वो 2011 क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? टाइम को रिप्रेजेंट करता है. इसी तरीके से 2000 उसके पहले हुआ होगा, 19 जो भी हुआ होगा हर 10 साल के बाद होता है, आपको पता ही है. अब बात कर ले स्पार्टियल की सिचुएशन की बात कर लें तो इस सीरीज में क्या होता है? इन सच अ सीरीज द डाटा अरेंजिंग अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल कंडीशन. अब इसमें क्या होता है? इसमें टाइम की बात होती है. ठीक है, तो इसमें जोग्राफिकल कंडीशन, जैसे जोग्राफिकल कंडीशन की बात कर लें, जैसे किसी जगह यूपी हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया. तो ये सारी चीज़ें क्या है? प्लेस की बात करते हैं, जोग्राफिकल सिचुएशन की बात करते हैं. अब हम बात करते हैं कंडीशंस सीरीज की. तो इसमें क्या सच सीरीज डाटा आर अरेंज विद द रेफरेंस ऑफ फिजिकल कंडीशन सच एज अ हाइट, वेट. ठीक है, एक्सेट्रा. इसके साथ साथ जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि टेबल
अब स्टूडेंट्स ऑब्टेन द मार्क्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, 3 चीज़ें, जिसमें हमारा पहला टाइम था, दूसरा जियो था, और तीसरा हमारा फिजिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन हमारी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स सीरीज को रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शंस। तो कंस्ट्रक्शंस की बेसिस की जब बात करते हैं तो नॉर्मली स्टैटिकल सीरीज जो होती है ये अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शंस क्या होता है, तो उसमें मैंने कहा था इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है और कंटिन्यूअस सीरीज होती है। ठीक है, अब कंटिन्यूअस सीरीज में किस तरह की सीरीज होती है, इंडिविजुअल का मतलब कोई एक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन हो, डिस्क्रीट का मतलब उसमें इंफॉर्मेशन हो लेकिन कंटिन्यूटी ना हो, और वो इंफॉर्मेशन किस चीज़ को, नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती हो। कंटिन्यूस सीरीज की अगर बात करें तो कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, एक्सक्लूसिव सीरीज होती है, इंक्लूसिव सीरीज होती है, कुमुलेटिव सीरीज होती है, ओपन एंड सीरीज होती है, मिड वैल्यू सीरीज होती है, और साथ ही साथ क्लास इंटरवल सीरीज होती है। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर ले इंडिविजुअल सीरीज की। व्हेन every item or units is separately expressed or all item in the population are listed singly it is called individual series। यानी कि सारे आइटम्स या पॉपुलेशन जो हम लिस्ट बना रहे हैं या जिसको हम लिस्टेड किए हुए वो क्या सिंगल है। जैसे द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट, ठीक है, जैसे मान लीजिए ए है 10 नंबर ले रहे हैं, बी है 8 नंबर लिया उन्होंने, सी है इन्होंने 12 नंबर ले लिया, इसके बाद डी है इन्होंने 5 नंबर लिया, इसके बाद ई है इन्होंने 20 नंबर ले लिया। तो एटलीस्ट ये ए का नंबर है, ये बी का नंबर है, ये सी का, ये डी का, ये ई का, तो सबका पर्सनल नंबर है। पर्सनल नंबर का मतलब ये केवल इनकी बात करता है। 10 नंबर केवल ए का है, 8 नंबर केवल बी का है, 12 नंबर केवल सी उसमें है, और 5 नंबर डी, और 20 नंबर केवल ई। तो ये केवल इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, और ऐसे सीरीज को, इस तरह के इंफॉर्मेशन को हम इंडिविजुअल सीरीज में रखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, कैसे हम इसको अरेंज करते हैं। तो ये क्या होता है भाई, अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर और द रोल नंबर। हम रोल नंबर या सीरियल नंबर के थ्रू अरेंज करने का काम करते हैं। An individual series can be presented on the basis of roll number or the serial number. Example, mark distributed in 5 students. So roll number 1, 2, 3, 4, 5. 5 स्टूडेंट हो गए। मार्क्स क्या था, 10, 8, 12, 5, 20। तो रोल नंबर 1 का मार्क्स कितना है, 10 है। रोल नंबर 2 का कितना है, 8 है। रोल नंबर 3 का कितना है, 12 है। रोल नंबर 4 का कितना है, 5 है। रोल नंबर 5 का कितना है, 20 है। तो ये सारे के सारे क्या है, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन है कि केवल इन बच्चों के ही ये नंबर हैं, और इसको हम नंबर या रोल नंबर के सीरीज पे क्या करते हैं, अरेंज करने का काम करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि सिंपल एरा ऑफ डाटा के रूप में। तो नॉर्मली क्या होता है कि एन इंडिविजुअल सीरीज कैन बी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। एक सीरीज को हम क्या कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का काम करते हैं, या ऑर्डरली एक हम रॉ में, ठीक है, जनरेट करने का काम कर सकते हैं। रो या कॉलम की तरफ देख ले या फिर एक लाइन को जनरेट कर ले। इसके बाद इन अदर वर्ड एन एरा इज क्लासिफिकेशन ऑफ रॉ अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ आइटम्स। तो जो हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम या तो असेंडिंग ऑर्डर में होता है या तो डिसेंडिंग से। मान लीजिए 1, 2, 3, 4, ये क्या असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन अगर यही 4, 3, 2, 1 हो तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। अब हम असेंडिंग ऑर्डर की बात कर लें तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या, डाटा इज अरेंज फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो इसमें क्या है 5, 8, 10, 12, 20, ये क्या है लोएस्ट टू हाईएस्ट की तरफ मूव कर रहा है। और वहीं डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो वहाँ डेटा क्या होता है, हाईएस्ट टू लोएस्ट की तरफ मूव करता है। जैसे 20, 12, 10, 8, 5, तो ये क्या कर रहा है, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो ये
अरेंजमेंट हमारा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के थ्रू। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। तो डिस्क्रीट सीरीज में दो चीज़ें होती हैं, आपको जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन भी होता है, साइज भी होता है और साथ ही साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। फॉर द डिस्क्रीट वैल्यू वेरिएबल्स द क्लासिफिकेशन ऑफ इट्स डाटा इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी एरा। यानी कि इसका जो डेटा क्लासिफाई कहता है वो फ्रीक्वेंसी एरा में होता है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अगर हम बात करते हैं 5 लोगों की, ठीक है, या 5 रुपये कमाने वाले लोगों की, तो यहाँ पे होगा 10 लोग ऐसे हैं जो 5 रुपये कमाते हैं, तो ये आपका साइज रहता है और ये आपकी होती है फ्रीक्वेंसी। तो साइज के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दी रहेगी, ये हमें याद रखना होगा। तो ऐसी सिचुएशन किसके लिए होती है, फ्रीक्वेंसी एरा के लिए होती है। आगे की अगर बात करें, अ डिस्क्रीट वेरिएबल्स टेक्स द वैल्यू एंड नॉट इंटरमीडिएट fractional value between the two integrals value of which have frequency that corresponds to each other of its integral values। नॉर्मली देखिए तो इसमें जैसे मैंने कहा कि हर एक, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हर एक की अपनी क्या होती है, इंटरमीडिएट फ्रैक्शनल वैल्यूज होती है जो क्या करती है, एक दूसरे से रिलेटेड होती है, एक दूसरे की वैल्यू को जनरेट करती है। जैसे मैंने कहा कि 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10 मार्क्स पाए हुए हैं, तो ये 5 स्टूडेंट्स और ये 10 मार्क्स एक दूसरे को क्या कर रही है, वो कंप्लीट करने का काम कर रही है। जैसे इसमें कहता भी है, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि रिपीटेशन ऑफ द नंबर्स, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ आइटम्स पर्टिकुलर वैल्यू occurs इन द डिस्ट्रीब्यूशन। उस नंबर ऑफ वैल्यू की हम बात करेंगे जिसमें हम पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करते हैं, जो वो क्या करता है पर्टिकुलर सिचुएशन में डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करने का काम करता है। फिर से समझ लीजिए, द फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ आइटम्स अ पर्टिकुलर वैल्यू अकर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक पर्टिकुलर वैल्यू को क्या करता है, प्राप्त करने का काम करता है जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया जाता है। इसे मान लीजिए 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो हम 3 की बात करें तो रिपीटेशन कितना, 1 2 3 4 टाइम में रिपीटेशन हो, तो 4 क्या उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई और मेन वैल्यू क्या हो गया, वो 3 हो गया। जैसे यहाँ पे इलस्ट्रेशन देख लीजिए, तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास 1 कितने टाइम में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम इसको कैसे जनरेट करते हैं, 1 2 3 4, 5 पे हम इसको क्रॉस कर देते हैं, 5 हो गया और उसके बाद 4 और चाहिए हमको, 1 2 3 4, तो टोटल ये हो जाएगा 9। तो यहाँ पे अगर हम देखें आगे तो ये हमारा कितना है, 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, 9 बार। ठीक इसी तरीके से हम अब 2 की बात कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 2 है, 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 10 टाइम। तो हम इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे टैली मार्क्स के थ्रू तो 10 टाइम में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे इसी तरीके से 10 दिया हुआ है। तो जब हम इस तरह के डेटा को, क्योंकि हमारे पास डेटा जो होता है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में होता है, तो हम उसको उसी बेसिस पे क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई करने का काम करते हैं, जिसमें हम उसको फ्रीक्वेंसी में करने का काम करते हैं, कन्वर्ट करने का काम करते हैं, डिस्क्रीट में करने का काम करते हैं। इंडिविजुअल कम डेटा होता है तो इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इनसे भी यानी कि फ्रीक्वेंसी या इंडिविजुअल या डिस्क्रीट में अगर नहीं आने वाला होता है और भी बड़ा होता है तो हम कंटिन्यूअस सीरीज में क्या करते हैं, डेटा को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। Now, thank you for watching this video. If you have any type of the queries, you should be consult through the Google Classroom. That's all.